नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर अपन आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत अपनों ने पीछे की क्लासेस में शुरू कर लिए थे और उनमें से अपनों ने 2 सिद्धांत कंप्लीट कर लिए और दोनों के दोनों सिगमंड फ्राइड के थे। ऑस्ट्रिया के विद्वान सिगमंड फ्राइड द्वारा दिए गए सिद्धांत जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन सिद्धांतों को अपनों ने कंप्लीट किया। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया सिद्धांत और किससे संबंधित, बाल विकास से संबंधित। और बाल विकास का कौन सा सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं अगला मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये सिद्धांत दिया किसने था? यदि अपन इसकी बात करें तो देखिए, ये एरिक इरिक्सन द्वारा दिया गया सिद्धांत माना जाता है। एरिक इरिक्सन। अब एरिक इरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया तो इसमें क्या कहा उन्होंने यूं कहा कि मन का विकास है वो समाज में होता है। समाज में होता है, जाहिर सी बात है, मनोसामाजिक यानी मन का विकास समाज में होता है और समाज उसे प्रभावित भी करता है। किसको? विकास को। और समाज में जो मन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन सभी का प्रभाव बालक पर होता है। ये बात किसने कही? एरिक एरिक्सन ने कही। एरिक एरिक्सन ने यूं कहा कि देखिए कि मन की जितनी भी अवस्थाएं, मन की विकास की अवस्थाएं, मन के विकास की मतलब है कि सभी की सभी अवस्थाएं, जन्म के पश्चात जैसे शेषवावस्था आ रही है, बाल्यावस्था आ रही है, किशोरावस्था, तो ये जो सारी की सारी अवस्थाएं हैं, उन सभी अवस्थाओं में समाज कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। उन्होंने यूं कहा कि समाज ही नहीं, अवस्थाएं भी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अवस्थाएं भी एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कब? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उनके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो इन्होंने लिखी थी 1963 ईस्वी में। इस पुस्तक में इनके द्वारा यह सिद्धांत है वो दिया गया था। और यहां पर आपको मैं बता देती हूं कि इन्होंने ये जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है, उसका मतलब हुआ चाइल्डहुड यानी बालक से संबंधित और सोसाइटी यानी समाज से संबंधित। तो बालक तथा समाज है वो इनके सिद्धांत का नाम है, वो माना जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने बालक की अवस्थाओं का समाज में किस किस प्रकार से विकास होता है, उन सभी चीजों को इन्होंने बताया था। कैसे कैसे बताया इन्होंने, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये नव फ्रायडवादी थी। इसका क्या मतलब है? देखिए, एरिक इरिक्सन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो फ्रायड के समर्थक थे। फ्रायड का समर्थन इन्होंने किया था और हालांकि इन्होंने कुछ चेंजमेंट अपने इस सिद्धांत में किए थे। जैसे कि अपनों ने मनोविश्लेषण पढ़ा, तो फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया और मन का विश्लेषण करते हुए 4 अवस्थाएं बताई। तो इन्होंने है वो एक तो चेंजमेंट ये किया कि इन्होंने 4 अवस्थाओं के बजाय 8 अवस्थाएं बताई। और इन्होंने यूं कहा कि भाई जो विकास है वो या जो समाज है वो व्यक्तित्व को सिर्फ किशोरावस्था तक ही प्रभावित नहीं करता, किशोरावस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कब तक चलता है? ये आजीवन तक चलता है। तो आजीवन चलने की बात बताकर और इन्होंने अवस्थाएं कुल कितनी बताई? 8 बताई कि भाई बालक के विकास की अवस्थाएं सिर्फ 4 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फ्रायड ने सिर्फ 4 अवस्थाओं में बालक के विकास को समेट दिया
और उन्होंने अध्ययन कहाँ तक किया बालक का? किशोरावस्था तक किया। तो इन्होंने यूं कहा कि विकास जीवन में आजीवन होता है। अब मान लीजिए कि एक प्रौढ़ व्यक्ति है। अब आज के समय में यदि अपन देखें तो प्रौढ़ व्यक्ति, सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देती हूं कि सरकार ने RSCIT जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित एक छोटा सा कोर्स होता है, उसको सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। तो सभी के लिए जैसे ही अनिवार्य किया वैसे ही सब जो भी मतलब प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ावस्था को भी पार कर रहे थे, उन लोगों ने भी ये कोर्स किया, उन लोगों ने भी कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। तो वो लोग यदि कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इसका मतलब वो भी तो अपना मानसिक विकास कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो विकास कर रहे हैं, परंतु किस अवस्था में कर रहे हैं? प्रौढ़ावस्था में कर रहे हैं। तो क्या वह विकास नहीं है? विकास है। और ये तो हर जगह कहा जाता है कि मनुष्य आजीवन सीखता है। तो यदि मनुष्य आजीवन सीखता है तो उसके विकास को किशोरावस्था तक सीमित कैसे किया जा सकता है? ये बात किसने कही? एरिक इरिक्सन ने कही। और एरिक इरिक्सन ने यूं कहा कि भाई विकास है वो किशोरावस्था तक सीमित न होकर आजीवन चलता है। तो इसलिए उन्होंने मनुष्य के पूरे जीवन की कुल कितनी अवस्थाएं बता दी? 8 अवस्थाएं बता दी। तो इन 2 बातों में एक तो ये बात होगी, और एक दूसरी बात ये है कि इन्होंने फ्राइड की एक चीज को और नकारा, और वो कौन सी थी? लिबिडो। फ्राइड ने यूं कहा कि भाई लिबिडो ही एक ऐसी है जो बालक के विकास को प्रेरित करती है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने व्यवहार का प्रेरक माना है। और वो यूं कहते हैं कि लिबिडो से प्रेरित होकर ही व्यक्ति कार्य करता है। यहां पर इन्होंने यूं कहा कि भाई लिबिडो ही सब कुछ नहीं होती, और इस चीज का इन्होंने समर्थन नहीं किया, सिगमंड फ्राइड का समर्थन नहीं किया। और मैंने आपको फ्राइड का सिद्धांत भी जब करवाया था तब भी मैंने बताया था कि उनकी इस बात का विरोध सबने किया, खाली एक उनकी बेटी थी एन्ना फ्राइड जो उनकी इस बात में समर्थक थी, बाकी सबने समर्थन नहीं किया था। इनकी भी समर्थक, इस सिद्धांत की समर्थक थी एन्ना फ्राइड। एन्ना फ्राइड ने इसका भी समर्थन किया था, परंतु इनकी इन सभी बातों में वो समर्थक थी। क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं एरिक इरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है इनका? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इनका सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने ये सिद्धांत कहां दिया? अपनी पुस्तक में। पुस्तक का क्या नाम है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, अर्थात बालक तथा समाज। ये कब सिद्धांत दिया गया? 1963 ईस्वी में सिद्धांत दिया गया। ये नव फ्राइडवादी थे। नव फ्राइडवादी का मतलब है कि इन्होंने फ्राइड के सिद्धांत का कुछ विकास किया था। तो फ्राइड, हाँ, ये फ्राइड के समर्थक थे, फ्राइड के सिद्धांत को सही मानते थे, बस इन्हीं 2 चीजों में ये उनके समर्थक नहीं थे, इसीलिए नव फ्राइडवादी कहा गया। अगर पूरा का पूरा समर्थन करते तो अपन फ्राइडवादी कह देते, परंतु नव फ्राइडवादी कहने का मतलब है कि इन्होंने 1-2 चीजें और जोड़ दी, इसलिए इनको क्या माना गया? नव फ्राइडवादी। तो ये फ्राइड के समर्थक भी थे, साथ साथ 1-2 बातों में असमर्थन या समर्थन नहीं किया था, तो उन चीजों में इन्होंने नई अवधारणाएं दी। दूसरी बात, इन्होंने भी यूं कहा कि बालक का मानसिक विकास उसकी अनेक अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में होता है? इनके अनुसार 8 अवस्थाओं में होता है, जबकि फ्राइड के अनुसार 4 अवस्था में। इन्होंने इसको किशोरावस्था तक सीमित न करके आजीवन कर दिया, इसलिए 4 और जुड़ गई। ठीक है। इन्होंने यूं कहा कि भाई बालक के विकास को समाज प्रभावित करता है विभिन्न अवस्थाओं में, यहां तक कि अवस्थाओं का भी एक दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ये चीज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने जो अवस्थाएं बताई है वो कौन कौन सी है, कितनी अवस्थाएं हैं, उनको अपन यहां पर देखते हैं। तो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं इनके द्वारा। तो 8 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था है, किस किस उम्र में कौन कौन सी अवस्था, उनका नाम क्या दिया गया है, ये सारी की सारी चीजें अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है,
और जितनी भी अवस्थाएं हैं 8, उन सभी में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार आते हैं। व्यक्ति में या बालक में एक चीज का विकास होता है हर अवस्था में, क्योंकि वो बड़ा होता जाता है। जैसे ही अवस्था परिवर्तित होती है, उसकी रुचि का क्षेत्र हो, चाहे उसके ज्ञान का क्षेत्र हो, वो थोड़ा सा व्यापक बनता है, तो उनका विकास होता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो चीजों को ग्रहण करता है। जिन चीजों को वो ग्रहण कर रहा है, उन्हें समाज की यदि स्वीकृति मिल गई, तब तो वो आगे बढ़ेगा, यदि वो सकारात्मक पक्ष में जाएगा। और यदि उसको समाज की स्वीकृति नहीं मिली, तो वो नकारात्मक पक्ष में चला जाता है। तो इसलिए इन्होंने प्रत्येक अवस्था की एक सकारात्मक विशेषता व एक नकारात्मक विशेषता, दोनों का साथ साथ वर्णन उन्होंने किया है। तो अपन देखते हैं कौन सा सिद्धांत है ये। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। मनोसामाजिक किसका दिया गया है? एरिक इरिक्सन का सिद्धांत ये दिया गया है। एरिक इरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। और यहां पर अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? 8 अवस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो अवस्थाएं पढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देती हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तो पहली अवस्था का विकास दूसरी अवस्था को प्रभावित करेगा, दूसरी अवस्था को प्रभावित करेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रत्येक अवस्था में सकारात्मक व नकारात्मक प्रवृत्ति शामिल रहती है। ये 2 चीजें समझ लीजिए। एरिक्सन का सिद्धांत या एरिक इरिक्सन का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बातों को समझ लीजिए। पहली तो एक अवस्था, इसलिए हमें लगातार सभी की सभी अवस्थाएं पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक अवस्था दूसरी पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालेगी ही डालेगी। मान लीजिए कि ये इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, आपने 6ठी क्लास पास नहीं की, डायरेक्ट आप 7वीं में जा रहे हो, तो आप उतने मार्क्स नहीं लेकर आ पाओगे जितना आप 6ठी करने के बाद 7वीं में जाते हो। तो क्यों? क्योंकि 6ठी के दौरान आपको जो बेसिक चीजें बताई जाएगी, जो आपको क्रम से 7वीं में लेकर जाएगी, वो आपकी रह जाएगी, उनमें चूक हो जाएगी। तो वही बात है, यदि एक अवस्था का पूरा विकास नहीं हुआ और आप दूसरी अवस्था में आ गए, तो फिर वो अधूरा ही हर अवस्था में चलता रहेगा। तो इसलिए सभी अवस्थाओं में बालक की जो जो विशेषताएं बताई गई है, उन सभी का विकास अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत से संबंधित इन्हीं दोनों चीजों की महत्वपूर्ण, जो की अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीधा का सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगली कौन सी? अब अपन देखते हैं अवस्थाओं को। कौन कौन सी कितनी अवस्थाएं बताई है? 8। पहली अवस्था कौन सी है? विश्वास अविश्वास की अवस्था, ठीक है। कहां तक होगी? 0 से 2 वर्ष तक मानी जाएगी, ठीक है। पहली अवस्था कौन सी मानी जाएगी? विश्वास एवं अविश्वास की अवस्था मानी जाएगी। दूसरी स्वतंत्रता या संदेह की अवस्था। यहां पर मैं आपको बता देती हूं
कि यहाँ पर स्वतंत्रता की जगह कहीं कहीं स्वायत्तता भी लिखा हुआ मिलता है कि स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों एक ही बात होती है। संदेह की अवस्था ये जो होती है वो 3-4 वर्ष की मानी जाती है। तीसरा और चौथा वर्ष कौन सी अवस्था में रहेगा? स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था में रहेगा। उसके बाद यदि अपन तीसरी की बात करें तो तीसरी है, चलिए अपन इनको एक बार समझ लेते हैं। हाँ चलिए 3 तो लिख ही देते हैं। अपराध एवं अवबोध की अवस्था। अब देखिए ये 4 से 5 भी हो सकती है और 4-5 से 6 वर्ष तक भी मानी जाती है। ठीक है, इसको अपन पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था। और यहां पर भी अपन इसी प्रकार से मान सकते हैं, ये पूर्व शेषवावस्था, ये शेषवावस्था आ जाती है, ये पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक एक करके इनमें से समझेंगे। तो यहाँ पर अपनों ने जो बात की है वहां पर ये जो चीजें हैं उनको अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, विश्वास अविश्वास की अवस्था। इस उम्र में बालक मां पर निर्भर रहता है, मां पर निर्भर रहता है। ठीक है, जब वो मां पर निर्भर रहता है तब वो इस उम्र में स्तनपान से अपनी जीविका का निर्वाह करता है। और यहां पर यूं होता है कि वह एक मात्र अपनी मां से प्रेम करता है और मां पर ही विश्वास करता है। अब उसने मां पर विश्वास किया, ठीक है, और मां जब भी उसे भूख लगती है तभी उसे मां से उम्मीद की जाती है, क्योंकि थोड़े ही समय बाद अपनी मां को पहचानने भी लग जाता है बच्चा, तो वो मां से उम्मीद करती है कि उसकी मां उसे दूध देगी। वो विश्वास करता है, तो जैसे ही अपनी मां को देखता है वैसे ही रोने लगता है, मां को देखते ही रोने लगता है ताकि उससे दूध की प्राप्ति हो जाए। अब बालक जो है इस अवस्था में उसको भूख लगी, उसे दूध चाहिए, उसने अपनी मां की तरफ देखा, उसने रोना शुरू किया और मां ने दूध पिला दिया। मां ने दूध पिला दिया, उसका विश्वास बना हुआ है, तो वो बालक सदैव आशान्वित रहेगा, यानी बालक में सदैव आशा बनी रहेगी और वो कभी भी निराश नहीं होगा। मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, यानी उसे भूख लगी है और उसे दूध नहीं मिलता तो उसमें है वो एक चीज के प्रति अविश्वास आ जाएगा, यानी उसकी मां आई, उसको दूध नहीं पिलाया, तो उसे यूं लगने लग जाएगा कि ये मेरी मां मुझे दूध नहीं पिलाएगी, और उसमें असमंजस की स्थिति भी हो जाएगी। देखिए 12 महीने के बाद तो बच्चा बहुत ज्यादा समझने लग जाता है, तो वहां पर तो बच्चा यूं भी समझने लगता है पता नहीं पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी। तो वहां पर कौन सी स्थिति आ जाती है? बालक में अविश्वास की स्थिति आ जाती है और वो बालक को निराशा की ओर लेकर जाती है, और बालक में आशा व निराशा के गुण यहीं पर विकसित होने लग जाते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर बालक आशान्वित है तो उसकी आशाएं कभी मरेगी नहीं, और
वह जीवन की हर एक अवस्था में आशान्वित रहेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर ही बालक निराश होने लग गया, तो उसमें इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का व्यवहार आप हर एक अवस्था में देख सकते हैं, हर एक अवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। विश्वास एवं अविश्वास की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक है, इसमें इसको आशा की अवस्था भी कह सकते हैं, आशा की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बालक है वो आशान्वित। अब आशा का मतलब आशा व निराशा, क्योंकि विश्वास और अविश्वास दोनों चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आशा और निराशा दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाएगी। और ये 0 से 2 वर्ष तक मानी जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बालक अपनी माँ पर ही निर्भर रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था स्वतंत्रता या स्वायत्तता संदेह की अवस्था। अब ये कौन सा समय होता है? ये समय होता है 3 से 4 वर्ष। तीसरा और चौथा वर्ष कौन सा माना जाएगा? ये स्वतंत्रता व स्वायत्तता। इस समय बालक है वो स्वतंत्र होना चाहता है, ठीक है। और बालक यूं चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे रोका नहीं जाए। इस उम्र का बालक है वो आग को भी पकड़ सकता है, आग को भी पकड़ना चाहेगा, सांप को भी पकड़ सकता है। अब वो यदि आग को पकड़ना जा रहा है, क्योंकि आग उसे आकर्षित करती है, चमकीली होती है, यदि आप उसे रोकोगे तो बालक रोना शुरू कर देगा और बालक संदेह करना शुरू कर देगा। यदि आपने इसको पकड़ने दिया, आप इसे जानने दे रहे हो, तो वो फिर अंदर से अच्छा महसूस करेगा। अब यहाँ पर अपन आग के साथ साथ एक सकारात्मक वस्तु भी ले सकते हैं, कोई उसका लाइट वाला खिलौना जिसमें लाइट जलती है, ठीक है। अब एक लाइट वाला खिलौना है, उसकी तरफ वो आकर्षित होता है, वहां पर आपने उसको पकड़ने दिया, उसको खेलने दिया, वो बड़ा प्रसन्न है, खुद ही हंस रहा है, खुद ही खिलखिला रहा है और खुद ही रुचिकर तरीके से वहां पर लगा हुआ है, तो वो बात हो जाती है। और यदि वह आग की तरफ, अब बालक तो आग और इसको एक जैसा ही मानेगा, क्योंकि लाइट इसमें है, लाइट इसमें है, बालक को ये भी आकर्षित करती है, ये भी आकर्षित करती है। अब बालक को ये थोड़ी ना पता है कि ये उसका हाथ जला सकती है, ये उसके खेलने के काम आ सकती है। बालक अगर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है तो दोनों तरफ ही दौड़ेगा। और यहां पर भी ऐसा भी हो सकता है कि यदि बालक आग को पकड़ने जा रहा है तो आप इसको इस चीज को दिखा दो, और रंग बिरंगी लाइट है तो बालक इसको भूल जाएगा और इसकी तरफ दौड़ेगा, फिर भी वह आशान्वित रहेगा। तो इसलिए हम बालक को बिना रुलाए भी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो यदि हम बालक इस तरफ जा रहा है, हमने उसको ये दिखाकर और ये दे दिया, वो आराम से खेल रहा है, वो आराम से खेल रहा है, तो वह संतुलित बालक होगा, सामान्य बालक होगा, अपने संतुलन को बनाए रखेगा। और यदि आपने उसको पकड़कर यहां से दूर कर दिया, उसके बाद आपने उसकी खबर ही नहीं ली, तो बालक में संदेह की स्थिति आ जाएगी, संदेह की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये जो संदेह करने की स्थिति होती है, ये इतनी ही उम्र में आ जाती है जो आजीवन बालक में रहती है। तो इस उम्र के बालक का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसको कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगे। हाँ, उसकी रुचि को परिवर्तित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बालक तो हर चीज की तरफ आकर्षित होगा, उसे कोई दूसरी चीज दे दीजिए, उसे रुलाइए मत। तो और मैंने आपको बताया भी था फ्राइड का, इन्होंने फ्राइड का लगभग समर्थन किया है। तो फ्राइड का सिद्धांत पढ़ाते समय भी या पढ़ते समय भी अपनों ने देखा था कि एक अवस्था में यदि एक चीज संतुष्ट नहीं होती तो उससे संबंधित नकारात्मक जो पक्ष है वो हावी हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटा बालक है जो चूस कर, पहली अवस्था में अपनों ने यही देखा था मुख्य अवस्था, तो उसमें बालक चूस कर अपनी संतुष्टि करता है। यदि वहां पर बालक को चूसने नहीं दिया जाए, वहां पर उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिले, तो वो बाद में धूम्रपान करने लग जाता है। तो इस प्रकार से बुराइयां आती है। यहां पर एरिक इरिक्सन ने विस्तृत चर्चा इनकी कर दी और इन्होंने हर एक अवस्था में जो बालक संतुष्ट है वो किस प्रकार के गुण को लेकर आगे बढ़ेगा और जो असंतुष्ट है वो किस प्रकार के अवगुण यानी दोष को आगे लेकर जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में इन्होंने बता दिया है। तो यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था, ये स्वतंत्रता की अवस्था, तो इसमें बालक है वो स्वयं को स्वतंत्र रखना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली अवस्था पर। और हाँ, जैसे मान लो कि बालक आग पकड़ने की कोशिश कर रहा है खिलौना, तो ये इच्छा की अवस्था हो सकती है। जैसे अपनों ने पिछली अवस्था पढ़ी ना, आशा की अवस्था, तो ये किसकी अवस्था है? इच्छा की अवस्था, अर्थात इसमें बालक की इच्छाओं का भंडार होता है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली अवस्था की तरफ। तो अगली अवस्था कौन सी है? तो यहां पर अपनों ने देखा था कि अपराध भाव व अवबोध। तो यदि अपन पहले की तरह ही सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को पहले और बाद में लिखें, तो पहले अवबोध या फिर अपन आत्मबल भी कह सकते हैं, आत्मबल या अवबोध। और दूसरी अवस्था कौन सी हो जाती है? इसके साथ साथ अपराध भाव की अवस्था हो जाती है। अपराध भाव की अवस्था ये मानी जाती है। आत्मबल का क्या मतलब होता है? देखिए, आत्मबल का मतलब होता है आत्मविश्वास, अपने आप को बल देना। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप अपने आप को बल देंगे, आप अपने आप को हमेशा नियंत्रित रखने का प्रयास करेंगे, हमेशा सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। और यहां पर आत्मबल जो कि किस रूप में आ सकता है? आत्मविश्वास के रूप में। ये जो उम्र होती है वो कौन सी होती है? 2-3 की वो पढ़ी तो 3 या 4 से 5 तक, 5 वर्ष तक की होती है। ये उम्र वो है जिसे अपन पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं। इसमें बालक खेलने चला जाता है, बाहर खेलने चला जाता है, समाज के संपर्क में आता है। तो समाज के संपर्क में आता है तो वह छोटे छोटे अपनी योग्यता के अनुसार उद्देश्यों का निर्माण करने लग जाता है। तो यहाँ पर आत्मबल की यदि बात करें तो यहाँ पर बालक ने किसी भी उद्देश्य को बना लिया, यदि उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है यहाँ पे, तो बालक में आत्मबल का भाव है वो हमेशा बढ़ेगा। और यदि उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है, उद्देश्य अधूरा रह जाता है, तो वहां पर बालक में अपराध वृत्ति भी आ सकती है, अपराध वृत्ति भी आ सकती है। मान लीजिए कि आप बालक को मार्केट लेकर गए, मार्केट में बालक ने किसी खिलौने को लेने की जिद की और उसने एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे ये खिलौना लेना ही लेना है। आपने वहां पर दिलवाया नहीं तो वो वहीं पर लेट जाएगा, मुझे ये लेना है। और यदि आपने फिर भी उसकी नहीं सुनी, आप जबरदस्ती उसे उठाकर चल रहे हैं, तो वो मारने पीटने पर भी उतारू हो जाता है। उसके जो हाथ में आता है वो उससे मार भी सकता है, यानी अपराध वृत्ति भी उसमें बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर ये जो अवस्था इरिक्सन ने बताई है वो आत्मबल या अवबोध की अवस्था बताई है, जिसमें यदि सकारात्मक विकास बालक का हो रहा है, बालक संतुलित है, तब तो उसमें आत्म
बल का विकास होगा या अपने आप में एक सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। और यदि उसकी यहाँ की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बालक में अपराध की वृत्ति भी आ जाती है। और ये उम्र है वो 3 से 4 से 5 वर्ष तक रहती है। बालक खेलने चला जाता है और जिस प्रकार से पहली आयु अपनों ने आशा की देखी, दूसरी इच्छा की देखी, उसी प्रकार से तीसरी उद्देश्य की आयु बन जाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली चौथी अवस्था पर। चौथी अवस्था क्या कहती है तो उसकी भी अपन बात करते हैं। तो यहां पर अपनों ने एरिक एरिक्सन से संबंधित सभी चीजें देख ली है, या एरिक एरिक्सन की तीसरी अवस्था से संबंधित सारी बातें। अगली अवस्था कौन सी है? अगली अवस्था की यदि अपन बात करें तो देखिए इन्होंने हर एक पक्ष को लिया है। अगली अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था। और चौथी अवस्था में क्या होता है? परिश्रम हीनता की अवस्था। ये अगली अवस्था कौन सी है? परिश्रमहीनता की अवस्था। ये कौन सी उम्र होती है? देखिए अपनों ने 5 देखा था, तो यहां पर 6 से 12 वर्ष तक की उम्र है वो कौन सी मान ली जाती है? परिश्रम व हीनता की उम्र मान ली जाती है। ये बाल्यावस्था है। ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। और इस उम्र में बालक क्या करता है? बालक कुछ नया करने की सोचता है, नया करने की सोचने लगता है। इस उम्र में ही बालक स्कूल में जाता है, स्कूल जाना शुरू करता है। तो जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उसमें कुछ नया करने की, अब यहां पर क्या करेगा? बालक नए नए मित्र बनाएगा, साथ साथ नए नए लोग उसे मिलेंगे, तो वहां पर उसकी सोच है वो थोड़ी सी विकसित हो जाती है। यहाँ पर उसके उद्देश्य बनते हैं पर थोड़े से अलग उद्देश्य उसके बन जाते हैं। वो सदैव जो दूसरे बच्चे हैं उनकी तरह बनना चाहता है और वहां पर कुछ नया करने के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर बालक थोड़ा बहुत अपने लिए परिश्रम करना शुरू कर देता है, अपने लिए परिश्रम यानी मेहनत करना शुरू कर देता है। अब यदि वह परिश्रम जो भी वह कर रहा है वो सकारात्मक दिशा लेती है तब तो बालक का विकास अच्छे से होगा, और यदि वह सकारात्मक नहीं है तो बालक में हीनता की ग्रंथि विकसित हो जाएगी। और यहाँ पर यदि हीनता की ग्रंथि यानी अपने आप को हीन मानने की प्रवृत्ति बालक में विकसित होगी तो बालक फिर आजीवन इसी प्रवृत्ति से ग्रसित रहेगा। तो यहाँ पर बालक जो कुछ भी नया कर रहा है, कुछ भी नया कर सकता है, वो गलत भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, तो उसके लिए उसे उस तरीके से ट्रीट न किया जाए कि उसमें हीनता की ग्रंथि विकसित हो, उसे समझाया जाए या फिर उसको पता ही नहीं चले कि उसकी उस प्रवृत्ति को किस तरीके से और किस दिशा में मोड़ दिया गया है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम है तो बालक में ये गुण रहेगा, यानी वो दूसरी दिशा में भी परिश्रम करेगा और सकारात्मक परिणाम भी लेकर आएगा। और यदि आपने उसको वहां पर डांट कर फटकार कर उसकी उस योग्यता को दबाने की सोची तो वहां पर बालक में हीनता की ग्रंथि विकसित होगी और बालक का जो मानसिक विकास है वो हीनता के कारण उतना विकास नहीं कर पाएगा जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये चीज प्रभावित करती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली 5वीं अवस्था की तरफ। 5वीं अवस्था में क्या हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगली जो 5वीं अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है पहचान व भूमिका की अवस्था।
पहचान व भूमिका की अवस्था। पहचान व भूमिका की अवस्था, पिछली अवस्था अपनों ने 12 वर्ष देखी थी, तो ये अवस्था मान ली जाती है 13 से 18 वर्ष। हम जानते हैं कि ये अवस्था कौन सी है, किशोर अवस्था की उम्र है ये, किशोर अवस्था। अब इस समय बालक में ईमानदारी का गुण भी विकसित होता है, तो साथ साथ बेईमानी का भी होता है। बालक में कर्तव्य निष्ठा भी आती है, और कर्तव्य निष्ठा का भाव बालक में कहीं न कहीं जरूर आता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। अब इस प्रकार के बालक के विचार उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि वह स्वयं की पहचान बनाना चाहता है, यहां तक कि वह उन लोगों से बात करना भी बहुत ज्यादा पसंद करेगा जो लोग उसकी पहचान के संबंध में उसकी बड़ाई करते हो। कोई भी किशोरावस्था का बालक है, किसी भी बड़े से बात कर रहा है और उन्होंने है वो उसकी प्रशंसा करते हुए और उसे यदि किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया तो वह वो काम अवश्य करेगा, क्योंकि प्रशंसा कर दी और प्रशंसा करके उसे प्रेरित किया तो वह उस काम को अवश्य करेगा। यहां पर बालक यूं चाहता है कि मेरी भूमिका कहीं न कहीं प्रत्येक कार्य में होनी चाहिए, प्रत्येक कार्य में मेरी भूमिका कहीं न कहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो उम्र मानी जाती है किशोरावस्था की 13 से 18 वाली, ये उम्र पहचान बनाने की और अपनी भूमिका लोगों के समक्ष रखने की अवस्था है। और यहाँ पर भी बालक को पूरा का पूरा मौका देना चाहिए, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। घर में कोई भी काम हो उसको स्पेशली कोई न कोई कार्य सौंप दिया जाना चाहिए जिम्मेदारी के साथ, ताकि वह उसे पूरा करे। और यदि वह पूरा करे तो उसको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, आप उसे कुछ उपहार भी दे सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो ये इस उम्र में बालक ने, कहते हैं ना कुछ जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र में ही बड़े हो जाते हैं। छोटी उम्र में बड़े होने का मतलब जैसे ही इस उम्र में 13 के बाद उसने प्रवेश किया, इस उम्र में प्रवेश किया, उसी समय उसे कोई जिम्मेदारी का काम दे दिया। और जिम्मेदारी का काम जैसे ही बालक को दिया तो बालक उत्साहित होता है। इस समय आप कोई भी जिम्मेदारी का काम उसे ये कहोगे ना कि मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ, आपको ये काम करना होगा, आप कर सकते हो, तो बालक इसको करने के लिए जी जान लगा देगा। यदि वो असफल होता है तो भी उसको नकारात्मक दिशा न दी जाए, उसके प्रयास की प्रशंसा की जाए। और यदि वह सफल होता है तो भी उसको सकारात्मक दिशा देकर, और ये गुण बालक में आजीवन आप रख सकते हो जो बालक के समाज में प्रभुत्व या समाज में प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण योगदान देता हो। या फिर ये पहचान और भूमिका एक ऐसे गुण है जो व्यक्ति में सकारात्मक गुण माने जाते हैं और जो समाज में प्रतिष्ठित भी बनाने के लिए योग्य होते हैं। तो इसलिए यदि आप इन गुणों को चाहते हो तो इस वर्ष के बालक में जिम्मेदारी व ईमानदारी से किसी कार्य को करने के लिए दो। तो जिम्मेदारी दो और ईमानदारी की प्रशंसा करो, उसे कोई न कोई कर्तव्य दो। तब मान लीजिए आपने बालक ने यूं कहा कि ये मैं काम करना चाहता हूं और आपने उसको नकार दिया, तो नहीं कर सकता, छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। तो बालक में कहीं न कहीं इस प्रकार की हीन भावना आ जाएगी कि शायद मैं कर नहीं सकता, या फिर आपके प्रति भी हीन भावना आ सकती है कि शायद ये मुझे मौका ही नहीं देते, ये है ही ऐसे। तो वो नकारात्मक दिशा की तरफ जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको सदैव प्रयासरत रहना। तो यहाँ पर ये पहचान व भूमिका की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। इसमें ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के गुण आते हैं। बालक को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस अवस्था में बालक स्वयं की पहचान बनाने का प्रयास करता है,
प्रत्येक कार्य में अपनी भूमिका चाहता है। यदि आपने इन दोनों चीजें दी और इसके साथ साथ उसे प्रशंसा करते हुए प्रेरित किया तो बालक सकारात्मक दिशा में अवश्य जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ या अगली अवस्था की तरफ। तो अगली अवस्था क्या कहती है वो भी अपन देखते हैं। एरिक एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई उनमें से 5 अपनों ने पढ़ी, और छठी अवस्था की यदि बात करें तो इन्होंने यूं कहा, छठी अवस्था में इन्होंने कहा कि ये अवस्था घनिष्ठता या अलगाव की अवस्था है। अलगाव की अवस्था ये 19 से 35 वर्ष तक चलती है। देखिए, इस अवस्था में जैसे ही 19 में प्रवेश करेगा, बालक चाहेगा कि उसका कोई ऐसा मित्र हो जो उसके सर्वाधिक नजदीक हो और उस पर उसका हक हो। यह समझाने का तरीका है। घनिष्ठता का मतलब यह भी होता है कि बालक अपने रिश्ते बनाना शुरू कर देता है। वो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घनिष्ठ मानने लगता है, कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस देने लगता है, कुछ लोगों को इतना ज्यादा नजदीक ले आता है कि कभी कभार तो यूं होता है कि वो लोग अगर उसे धोखा दे जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, तो वो बालक है वो टूट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अवस्था जो है वो है भी तरुण की अवस्था। तरुण अवस्था भी अपन इसे कह सकते हैं, तरुण अवस्था है। तो 19 में आते ही बालक में पहला गुण जो विकसित होगा वह घनिष्ठता का होगा। बालक किसी न किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएगा। यदि वह घनिष्ठ संबंध उसका सफल रहा, और आपको मैं बता देती हूं कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो घनिष्ठता बनाने वाले भी होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें किसी से मतलब ही नहीं होता, किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अलग से रहते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार आपने देखे होंगे थोड़े बहुत, तो कुछ होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो अलगाव वाले, वैसे तो देखें तो कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अलगाव वाले होते हैं और कुछ घनिष्ठता वाले होते हैं। ये गुण सभी में आता है, सभी में ही घनिष्ठता का आता है, सभी में अलगाव का आता है। अब यदि किसी को इस प्रकार का कोई मित्र आ जाता है जिसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध है और वो बने रहते हैं, परिस्थिति जो है वो हो सकती है कि वो उससे अलग हो जाए, यानी बिछुड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि दो सहेली है, आपस में सदैव साथ रहती है और इतनी ज्यादा घनिष्ठता है कि अलग होना नहीं चाहती, परंतु बाद में यदि एक का विवाह हो जाता है तब वो अलग हो जाती है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस वो जो उसकी सहेली उससे अलग हुई है वो जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदार हो जाती है, यानी उसकी सहेली खुद उसकी बुराई करने लग जाती है, तो यहां पर वह बच्चा इस अवस्था में आ जाएगा और वहां पर उस बच्चे का ये जो दोष है वो प्रभावी हो जाएगा और उस बालक को अलगाव का बालक कहा जाएगा, यानी वो किसी से लगाव ही नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये अवस्था घनिष्ठता व अलगाव की प्रवृत्ति दोनों सभी प्रकार के बालकों में होती है, परंतु घनिष्ठता यदि बनी रहे तो उस बालक में ये गुण ज्यादा उग्र दिखाई देगा, ये ज्यादा प्रभावी रहेगा, और यदि ये नहीं बनी रहती तो फिर ये प्रभावी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था कि प्रत्येक अवस्था में सकारात्मकता और नकारात्मकता रहती है, तो ये अगर पूरी नहीं हुई तो बालक में नकारात्मकता आ जाती है और जिसके फलस्वरूप बालक है वो क्या करने लगता है,
अपने आप को अलग कर लेता है, सबसे अलग कर लेता है, और वो बाद में किसी पर विश्वास भी नहीं करता। कुछ लोग समाज में देखे होंगे ऐसे जो किसी पर विश्वास नहीं करते, सबके सामने झूठ बोलते हैं, तो वो इसी प्रकार के बालक होते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ी, छठी अवस्था पढ़ी जो घनिष्ठता व अलगाव की अवस्था है। ये तरुणावस्था होती है, यानी किशोरावस्था के बिल्कुल पास की अवस्था है। यहां से शुरू होती है। शुरू की उम्र में ये होता है कि एक सकारात्मक गुण और एक नकारात्मक गुण होता है, परंतु सकारात्मक गुण यदि बना रहे अंत तक तो वो बना रहेगा, वो प्रभावी रहेगा, और मान लीजिए कि सकारात्मकता कहीं टूट गई तो वहां पर नकारात्मकता प्रभावी हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली अवस्था की तरफ, आगे बढ़ते हैं। और आगे की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था मानी जाएगी ये भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर अगली जो अवस्था है 7वीं अवस्था, वो कौन सी अवस्था मानी जाएगी, उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था, ये अवस्था कौन सी उम्र तक रहती है? देखिए 35 तक अपनों ने पढ़ ली, तो 36 से 55 तक ये चलेगी। कुछ लोग 50 भी बोलते हैं, कुछ लोग 52 भी बोलते हैं, परंतु ये ऑथेंटिक है। अगर हाँ, एक बात और, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि भाई ये कौन सी उम्र में रहती है। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था में कौन सा गुण प्रभावी नहीं होता, तो आशा दे देगा, तो आशा यहाँ पर नहीं होता। तो आशा, इच्छा, वो चीजें अलग अलग हैं, तो वो अपनों ने देख ली। ये जो अवस्था है ये अपन मान सकते हैं कि वयस्क की अवस्था है, वयस्क अवस्था इसे कह सकते हैं। ठीक है, इस उम्र में व्यक्ति का स्वयं का परिवार बन जाता है। तो परिवार बन जाता है तो वो जिम्मेदारी भी निभाता है, जिम्मेदारी निभाता है, साथ साथ लोगों की देखभाल करना भी सीख जाता है। किशोरावस्था के बालक को, किशोरावस्था के लड़के को ज्यादा चिंता किसकी होगी, स्वयं की होगी, दूसरों की नहीं होगी। परंतु इस उम्र का जो व्यक्ति है उसे अपने परिवार की ज्यादा चिंता होगी। वो उनके पालन पोषण के लिए, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए दौड़ेगा, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए सदैव प्रयासरत रहेगा। तो वो कभी भी ये नहीं है कि अपने लिए कुछ भी करे। तो इसलिए वो यहाँ पर क्या करता है, उत्पादन करता है। उत्पादन में ये भी होता है कि वह जनन क्रिया भी करता है, यानी प्रजनन करता है, यानी उसका परिवार बनता है, तो वह परिवार भी बनाता है। साथ साथ वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ कार्य भी करता है, और कार्य करता है तो उसके माध्यम से और वह अपने परिवार की देखभाल करता है। यदि यह अगर सही तरीके से चल रही है तो अच्छी बात है, बालक में या व्यक्ति में उत्पादकता का गुण रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली 6 अवस्थाएं यदि बालक ने अच्छे से जी है, उनका पूरा विकास हुआ है, तो ही वह इस अवस्था में ये गुण निर्वाह कर सकेगा। और यदि उसमें पीछे की 6 अवस्थाएं बालक में प्रभावी नहीं रही या उनका विकास नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो यूं नहीं चाहते कि भाई अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं मिले, जैसे तैसे परिवार चलता रहता है, उनको ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं होती। तो इस प्रकार के निष्क्रिय लोग भी इस अवस्था की नकारात्मकता मानी जा सकती है। तो यहाँ पर पहली बात तो पीछे की 6 अवस्थाओं का विकास हुआ है तो बालक उत्पादक रहेगा, नहीं हुआ है तो बालक निष्क्रिय रहेगा। दूसरी बात, ये गुण भी सभी प्रकार के व्यक्तियों में पाया ही जाएगा, परंतु फर्क कहाँ रहेगा, फर्क यूं रहेगा कि पीछे की अवस्थाओं में यदि सारी अवस्थाएं विकसित है, सभी में पूरा का पूरा मानसिक विकास अच्छे से विकास हुआ है, तो ये प्रभावी रहेगा। ये प्रभावी रहेगा
का मतलब है कि बालक इसमें बहुत अधिक क्रियाशील रहेगा, अपने परिवार की देखभाल कर्तव्य निष्ठा के साथ करेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो जैसे तैसे परिवार को खाना खिलाने के लिए थोड़ा बहुत काम तो करेगा, परंतु उसमें ये चीज प्रभावी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अंतिम एक अवस्था बची है, वो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हाँ अंतिम अवस्था देख लेते हैं अपन। तो अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है वो अपन देखते हैं। देखिए, अंतिम अवस्था की अपन यदि बात करें, संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ, बाकी कल की क्लास में अपन इसको और अधिक अच्छे से समझेंगे। एरिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे उन्होंने कर्म कांड का महत्व बताया, तो वो भी चीज बच चुकी है, तो कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये 55 वर्ष के बाद की अवस्था है, 8वीं अवस्था। तो 55 वर्ष के बाद व्यक्ति है वो अपना विश्लेषण करता है, इस उम्र में स्वयं का विश्लेषण करता है, और स्वयं का विश्लेषण करता है तो उसमें आशा व निराशा दोनों ही चीजें आ सकती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति इसने ऐसा है जिसने पूरी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, तो वो सदैव खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, आशान्वित रहेगा। और मान लीजिए कि एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाया, तो वो फिर दुख व्यक्त करेगा कि मैंने मेरी जिंदगी में किसी भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, और वो सदैव निराशा को लिए हुए वहां पर रहेगा। तो अंत समय उसका बहुत ही दुखद होगा, यानी धीरे धीरे वो अपने आप इस प्रकार की कुंठा में चला जाएगा जिससे निकालना उसे असंभव होगा। तो यहाँ पर अपनों ने मोटे तौर पर एरिक्सन द्वारा बताई गई 8 अवस्थाओं को देखा, परंतु संक्षिप्त रूप में कल भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।